वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लॉजिक फैमिली स्पेसिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द लॉजिक फैमिली स्पेसिफिकेशन, दैट इज स्पीड एंड पावर डिसिपिएशन, फिगर ऑफ मेरिट एंड फैन इन एंड फैन आउट, करंट वोल्टेज पैरामीटर एंड नॉइज इम्यूनिटी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं इससे आपके थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को देखें और उसमें हमने देखा कि लॉजिक फैमिलीज कैसे डिजाइन की जाती है, लॉजिक फैमिलीज में क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे हम उसको बांटते हैं, तो अगर हम उसके डिफरेंशिएशन वगैरह के बारे में बात करें और उसके बाद अगर हम देखें तो जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हम किसी डिवाइस को डिजाइन करते हैं तो उसकी कुछ चीजों को हम जरूर लिखते हैं, जैसे कि वो कितना तेज काम करता है, या उसकी स्पीड क्या है, या उसके अंदर कितना पावर कंज्यूम होगा, कितनी चीजें हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर नॉइज इम्यूनिटी है कि नहीं है, वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। तो ये सब उसकी स्पेसिफिकेशन है। यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर डिजाइन करेगा किसी एक आईसी को, जैसे उसको अगर कोई नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट को बनाने के लिए उसके सबसे पहले डिले को कम करेगा। ऐसा तो नहीं कि हम 1 दे रहे हैं तो 0 आने में उसको बहुत टाइम लग रहा है, या 0 दे रहे हैं तो 1 आने में बहुत टाइम लग रहा है। सबसे पहली बात कि उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमको उसके डिले को कम करना पड़ेगा। पावर कंजम्पशन, यानी कि अगर उसके अंदर करंट ड्रॉ हो रही है या वोल्टेज ड्रॉ हो रहा है तो क्या बहुत ज्यादा हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा हीटअप होने लग रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई स्क्रीन है या आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन है या कुछ भी है, कहीं पर भी अगर आप करंट को बहुत ज्यादा ड्रॉ करोगे तो आपकी बैटरी ड्रेन होने लगेगी, और बैटरी ड्रेन होने का मतलब आपकी चार्जिंग तुरंत खत्म होने लगेगी। या अगर कोई आपका टीवी है या कोई भी आपका डिवाइस है, अगर बहुत ज्यादा करंट को कंज्यूम करने लगता है तो आपका पावर कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, वो हीटअप करने लगता है, और हीटअप करने के बाद से हो सकता है एक वक्त के बाद से वो बर्न आउट हो जाए। यानी कि पावर डिसिपिएशन, स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तरह की स्पेसिफिकेशन है जो कि एक डिजाइनर बनाता है, जो कि एक डिजाइनर डिसाइड करता है कि उसको किस लेवल पर उसको रखना है। ठीक उसी तरह फिगर ऑफ मेरिट्स है, फैन इन है यानी इनपुट्स कितने होंगे, फैन आउट कितनी आउटपुट होगी, करंट और वोल्टेज का क्या रेशियो होगा, कितना दूर तक हम रख सकते हैं, किस रेंज में रख सकते हैं, नॉइज इम्यूनिटी है कि नहीं, क्योंकि नॉइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बताओ 0 से 1 और 1 से 0 होने में भी थोड़ा इंटरमीडिएट नॉइज वोल्टेज के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसको हमको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो नॉइज इम्यूनिटी है वो ज्यादा है कि नहीं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, भाई हम जो डोमेस्टिक यूज करते हैं और जो हम मिलिट्री में यूज करते हैं उनके ऑपरेटिंग टेम्परेचर में बहुत फर्क है। तो अगर फर्क है तो इसका मतलब वो क्या फर्क होगा, कैसे हम उसको रखेंगे, उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जब हम लोग आरटीएल या डीटीएल या टीटीएल जो भी हम डिजाइन करेंगे उसमें ये सारे टर्म्स डायरेक्टली यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल टर्म है किसी भी लॉजिक गेट की डिजाइनिंग का या लॉजिक आईसीज की डिजाइनिंग का, इसलिए हमको ये सब चीजें जाननी होंगी। क्योंकि जो पैटर्न है, जो इसको कैलकुलेशन करने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम होगा सारी चीजों में। यानी कि सारे आईसीज जो आप डिजाइन करोगे उसकी स्पीड, उसका पावर डिसिपिएशन या उसका फिगर ऑफ मेरिट या जो भी चीजें हैं, फैन इन फैन आउट, ये जितनी भी चीजें हैं, उसका जो एनालाइज करने का तरीका है वो क्या होगा, बिल्कुल कॉमन होगा, बिल्कुल सेम होगा। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड एंड पावर डिसिपिएशन, द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन। Now the first topic is your speed. Speed of a लॉजिक गेट। तो किसी भी लॉजिक गेट की स्पीड जो होती है, किसी भी लॉजिक गेट की जो स्पीड होती है वो डिफाइन की जाती है उसके, सुनो, द स्पीड एंड द पावर डिसिपिएशन ऑफ द लॉजिक गेट्स। तो ये एक तरह से डिपेंड करता है किस पे, प्रोपोगेशन डिले पे, यानी कि टाइम डिले या प्रोपोगेशन डिले आप बोलो। अब मैंने देखो यहां पर एक फिगर बना रखा है, ये एक फिगर जो नीचे वाला फिगर है वो आउटपुट का है और ये फिगर हमारा इनपुट का है। सो दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। ठीक है, एक हमारा इनपुट है, दूसरा हमारा आउटपुट है। तो अगर हम इनपुट देखें तो लो से हाई और हाई से लो, फिर आउटपुट देखो आप हाई से लो और लो से हाई, यही हो रही है। जैसे हम नॉट गेट में देखते हैं, तो इफ यू विल सी दिस विल बी 50। अगर हम इनपुट देखें तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है 50% पे, और आउटपुट देखें तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है 50% पे। तो अब देखो ये लो है, लो से हाई जा रहा है और हाई से लो जा रहा है हमारा इनपुट।
ठीक उसी तरह आउटपुट देखो हाई से लो और फिर लो से हाई। तो इस पॉइंट पर आप देखोगे जो टाइम मेजर होगा और इस पॉइंट पर देखो आउटपुट का जो टाइम मेजर होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोपोगेशन डिले फ्रॉम हाई टू लो व्हेन आउटपुट इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो। डिले हमेशा हम आउटपुट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इनपुट के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। इनपुट से आउटपुट में क्या डिफरेंस है उसी चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह यहां देखो हम देख रहे हैं क्या है कि आउटपुट जो है वो लो से हाई की तरफ जा रही है और इनपुट जो है वो हाई से लो की तरफ जा रही है। दूसरे साइड में हाई से लो की तरफ जा रही है और इसमें जो आउटपुट है वो लो से हाई की तरफ जा रही है। इन दोनों के 50% यानी इनपुट के 50% और आउटपुट के 50% पर देखें तो जो टाइम डिले या प्रोपोगेशन डिले आएगा उसको हम बोलेंगे TPLH यानी कि लो से हाई की तरफ। सो इट मींस दिस इज द सेकेंड पार्ट, that is the propagation delay from low to high. So now the overall delay, overall propagation delay that is equals to TP हम बोल सकते हैं या फिर उसको हम लिखते हैं okay. So this is known as the overall propagation delay, that is TPHL plus TPLH। आप लैब में भी जाओगे ना तो आपको आउटपुट चेक करके दोनों के बीच का प्रोपोगेशन डिले निकालना पड़ता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का प्रोपोगेशन डिले निकालना पड़ता है। तो अगर आप एक पॉइंट पर देखोगे तो उसके 50% पर रखोगे कर्सर को एंड देन यू विल अगेन पुट द 50% ऑफ द कर्सर एंड यू विल कैलकुलेट द टाइम वैल्यूज एट दैट टाइम और उन दोनों के डिफरेंस को निकालोगे तो आपको लो से हाई और हाई से लो के डिफरेंसेस आपको मिलने लगेंगे। तो योर टोटल प्रोपोगेशन डिले इज TPHL प्लस TPLH अपॉन 2। ये हमारा प्रोपोगेशन डिले आता है। ठीक है, ये हमारा प्रोपोगेशन डिले होता है। तो प्रोपोगेशन डिले जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जितना हमारा लो से हाई जाने में और हाई से लो जाने में कम समय लगेगा उतना हमारा डिवाइस क्या होगा, फास्टर होगा। सो इफ दिस विल बी लो योर फ्रीक्वेंसी विल बी हाई, यानी कि जितना हम प्रोपोगेशन डिले कम करते जाएंगे उतना हमारा फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। सो फॉर अ गुड स्पीड, टीपी डिले जो हमारा प्रोपोगेशन डिले है, जो TPD है, दैट शुड बी लो। ये हमारा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो अगर आप आगे देखोगे TTL, जैसे हम क्वेश्चन देंगे TTL का, तो TTL के क्वेश्चन में हम TPHL और TPLH की वैल्यू दे देंगे और हम आपसे बोलेंगे कि जैसे कि आप सीधे सीधे प्रोपोगेशन डिले निकालो। इन अ TTL नॉट गेट, मान लो हमने TPHL की वैल्यू 7 नैनो सेकंड दे दी और TPLH 11 नैनो सेकंड दे दी। तो अगर हम तुमसे बोलें कि टाइम डिले निकालो, TPD निकालो, तो आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल आंसर है, 7 प्लस 11 अपॉन 2, यानी कि दिस विल बी 18/2, 9 नैनो सेकंड। सो दिस विल बी योर प्रोपोगेशन डिले। तो ये हमारा प्रोपोगेशन डिले आएगा। सो जितना ये कम होगा नैनो सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज वेरी फास्ट। तो ये वैल्यू होती है हमारे प्रोपोगेशन डिले की, जो हम अक्सर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे VLSI के, तो उसमें आप बहुत इजीली कैलकुलेट करके देखोगे ये हम किस तरह से निकालते हैं। बाकी या तो क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिया रहेगा। दिस इज द वन फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। नाउ द सेकेंड इज द पावर डिसिपिएशन। पावर डिसिपिएशन होता है PD इक्वल्स टू VCC इंटू ICC। कहीं कहीं पर यह होता है VDD इंटू IDD। ठीक है, जहां पर ICC या IDD इज व्हाट, इज द करंट ड्रॉन बाय द योर ड्रेन टर्मिनल या योर कलेक्टर टर्मिनल। तो अगर हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो हम कलेक्टर टर्मिनल की बात कर रहे हैं, अगर हम ड्रेन टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो ड्रेन मतलब अगर हम IDD की यूज कर रहे हैं तो हम ड्रेन टर्मिनल की बात कर रहे हैं। तो ये जो ICC होता है, यानी कि ये जो करंट होता है, दिस इज द करंट
drawn by. So now if you will see there is two term, one is ICCH, second is the ICCL. ये वो करंट होता है, करंट drawn by IC when output is high, and this is current drawn by IC when आउटपुट इज लो. तो ये चीज होती है. इसको हम ICCL बोलते हैं, इसको हम ICCH बोलते हैं, और इन दोनों का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो हम इसको ICC एवरेज बोलेंगे. So now if you will see this current equation, power dissipation is VCC into ICC VDD into IDD. उसमें आप फिर हाई टू लो फिर लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला होगा IDD का. तो अगर आप देखो जहां CC है वहां पर DD लिख देना, और कोई फर्क नहीं. तो अब अगर आप ये देखो तो करंट ड्रॉन बाई व्हेन योर आउटपुट इज हाई एंड व्हेन द करंट ड्रॉन बाई योर आउटपुट इज लो, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब हमारा आउटपुट लो है तब भी करंट ड्रॉ हो रहा है, और जब हमारी आउटपुट हाई है तब भी हमारा करंट ड्रॉ हो रहा है. अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो सिंपल सी बात है कि हमारा करंट कम ड्रॉ होगा और हमारी बैटरी कम ड्रेन होगी. और अगर ये वैल्यू हमने बढ़ा दी, यानी कि अगर हम ICCH या करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, क्योंकि पावर सप्लाई तो आप एक ही रखोगे, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है या 10 वोल्ट की पावर सप्लाई है वो तो आप रखोगे फिक्स. 7 वोल्ट की अगर पावर सप्लाई है या 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है तो वो तो फिक्स है. लेकिन जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है बाय यूजिंग योर डिफरेंट डिजिटल गेट्स. तो अगर इसकी वैल्यू को आप ज्यादा खींच रहे हो या ज्यादा डिसिपिएट करा रहे हो तो बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी. इसीलिए पावर डिसिपिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में. तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ज्यादा करंट को ड्रॉ करेंगे तो इसका पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा, और पावर डिसिपेशन बढ़ने का मतलब है कि हमारी बैटरी ज्यादा ड्रेन करेगी. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा बैटरी की लाइफ को बढ़ाएं. तो अगर आपको बैटरी की लाइफ को बढ़ाना है तो डिजिटल लॉजिक्स के डिले आपको कम करने पड़ेंगे. दूसरी चीज कि जो ये करंट ड्रॉ कर रहा है इसकी वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा. जिस वजह से अगर ये वैल्यू हमारी करंट ड्रॉन कैपेबिलिटी अगर हमारी कम हो गई डिजिटल लॉजिक्स में, यानी वैसे डिवाइसेस यूज करें जो कि कम हमारे करंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा बैटरी का जो कंजम्पशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कम हो जाएगा, और हमारी जो लाइफ टाइम है वो डिवाइस की लाइफ टाइम क्या होगी वो इंक्रीज करेगी. सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ योर पावर डिसिपिएशन एंड द प्रोपगेशन डिले. वी हैव अचीव्ड our first part of this learning outcome, that is speed and power dissipation. I hope आपको समझ में आया होगा. We have a knowledge check. Now we will see the second part, that is figure of merit and fan in and fan out. So let us start the second learning outcome. So now this figure of merit is defined as the propagation delay multiplication of power dissipation. यानी कि हम पावर डिसिपिएशन और प्रोपगेशन डिले को मल्टीप्लाई करें तो फिगर ऑफ मेरिट बन के आता है. ठीक है ना, इसको लिखते हैं प्रोपगेशन डिले, ठीक, और इसको लिखते हैं पावर डिसिपिएशन. सो नाउ योर फिगर ऑफ मेरिट इज डिफाइंड एज योर प्रोपगेशन डिले मल्टीप्लाइड बाय योर पावर डिसिपिएशन. तो इफ दिस विल बी हाई, मतलब अगर हम डिले बढ़ा दें तो हमारा पावर डिसिपिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो आपने देखा होगा जो छोटे मोबाइल होते हैं उनमें डिले यानी कि उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, उनकी उनमें डिले ज्यादा होता है और स्पीड उनकी स्लो होती है, फ्रीक्वेंसी उनकी कम होती है. तो अगर डिले आपने बढ़ा दिया है, ज्यादा कर दिया, तो उसके अंदर पावर कंजम्पशन यानी बैटरी का कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा. ठीक उसी तरह अगर आप देखो, अगर आप डिले कम कर दो तो आपका पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो अगर आपका डिले कम है तो पावर डिसिपेशन ज्यादा है. तो जो हमारे एंड्रॉयड फोन होते हैं उसमें क्या होता है कि वो बहुत फास्ट काम करते हैं, उनका डिले बहुत कम होता है, लेकिन उसके अंदर बैटरी की जो ड्रेनिंग कैपेबिलिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इट मींस जो फिगर ऑफ मेरिट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि ये शो करती है कि पावर डिसिपिएशन और टाइम डिले के बीच में यानी कि प्रोपगेशन डिले में क्या रिलेशनशिप है. सो दिस इज योर फिगर ऑफ मेरिट. आगे हम क्वेश्चंस जब देंगे तो उसमें हम सीधे सीधे बोलेंगे कि अगर कोई ट्रांजिस्टर लॉजिक है या DTL है या TTL है, कुछ भी है, उसके अंदर प्रोपगेशन डिले इतना है, पावर डिसिपिएशन इतना है, यू हैव टू कैलकुलेट द फिगर ऑफ मेरिट.
या फिगर ऑफ मेरिट ये है, पावर डिसिपेशन इतना है, आप हमको प्रोपोगेशन डिले कैलकुलेट करके बताइए। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ द फिगर ऑफ मेरिट। नाउ सेकंड टॉपिक क्या था इसका? नाउ द सेकंड टॉपिक इज फैन इन एंड फैन आउट। फैन इन क्या होता है? फैन इन ये होता है जैसे मान लो कोई डिजिटल, सो फैन इन इज व्हाट? द नंबर ऑफ इनपुट लाइन, इनपुट लाइंस कनेक्टेड टू अ गेट इज नोन एज द फैन इन। जितनी इनपुट लाइंस आप बढ़ाते जाओगे वो आपका क्या कहलाएगा? फैन इन कहलाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द फैन इन। नंबर ऑफ इनपुट लाइन इन अ सिंगल गेट, किसी भी एक गेट में, इज कॉल्ड फैन इन। इसको हम फैन इन बोलते हैं। अब फैन आउट क्या होता है? इसकी आउटपुट से कितने गेट्स और जुड़ सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फैन आउट बोलेंगे। यानी कि अगर हम इसकी आउटपुट से कई सारे नैंड गेट जोड़ दें, कई सारे नैंड गेट जोड़ दें, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द फैन आउट। तो अगर आप ये देखो, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है, यानी कि एक सिंगल गेट में जितने नंबर ऑफ इनपुट्स जोड़े जाते हैं उसको हम उसका फैन इन बोलते हैं। और एक सिंगल डिजिटल लॉजिक गेट के आउटपुट टर्मिनल से जितने गेट्स ऐड किए जाते हैं, यानी कि आउटपुट टर्मिनल से जितने गेट हम जोड़ते हैं एज ए लोड, दैट इज नोन एज द फैन आउट। यानी कि फैन आउट ये हुआ कि अगर हम उसकी आउटपुट से कितने और सारे गेट्स को जोड़ सकते हैं। किस चीज पर डिपेंड करेगा? सिंपल सी बात है कि अगर आउटपुट में करंट हो ही नहीं, यानी कि आउटपुट के अंदर करंट ड्रिवन कैपेबिलिटी कम हो, तो आप उसमें नंबर ऑफ गेट्स कम यूज करोगे। अगर आउटपुट में नंबर ऑफ गेट्स को जोड़ने की, यानी कि अगर करंट ड्रिवन कैपेबिलिटी अगर उसकी ज्यादा है, जैसे हम बीजेटी में देखते हैं कि करंट ड्रिवन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसके अंदर फैन आउट ज्यादा हो जाता है। फैन आउट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर आप मिली एम्पियर्स में करंट को ड्रॉ करते हो। जब मिली एम्पियर में करंट को ड्रॉ करते हो तो बेस में माइक्रो एम्पियर में करंट्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि फैन आउट डिपेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर गेट की क्या करंट ड्रॉइंग कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, तो फैन आउट क्या कहलाएगा? किसी भी गेट के आउटपुट टर्मिनल से जो हमारे लॉजिक अनदर लॉजिक गेट्स जुड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फैन आउट। फैन इन क्या कहलाता है? फैन इन इज द नंबर ऑफ इनपुट इन अ डिजिटल लॉजिक गेट्स जो कि हम सप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज द फैन इन। सो नाउ इफ यू विल डिफाइन in your words, that is fan in is what? Fan in is number of input connected to a gate is known as the fan in. तो फैन इन को हम बोलते हैं कि जितने इनपुट हम कनेक्ट करते हैं किसी भी गेट में, दैट इज नोन एज द फैन इन। ए बी सी डी जितने आप मल्टीपल इनपुट डालते जाओ। फैन आउट क्या होता है? नंबर ऑफ सिमिलर गेट्स, वो सारे सिमिलर गेट्स, देखो हमने फिगर में बनाया ना, सिमिलर गेट्स विच कैन बी ड्रिवन बाय अ गेट। एक सिंगल गेट से की आउटपुट से जो सिमिलर गेट्स है जो कि उसके थ्रू ड्राइव किए जाते हैं, यानी कि उसके थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, दैट इज नोन एज द फैन आउट। तो फैन आउट जैसे आप बेस से लेकर कलेक्टर के बीच में देखते हो कि बेस से कलेक्टर में हम जा रहे हैं, तो बेस पर एक इनपुट है, कलेक्टर पर एक आउटपुट है। अब उस आउटपुट से मान लो 4 कैपेसिटर आपने जोड़ दिए या 4 ट्रांजिस्टर और जोड़ दिए, तो वो उसकी क्या होगी? फैन आउट कैपेबिलिटी होगी कि वो 4 ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर पाता है या उसको ऑन कर पाता है। अगर उसमें मान लो वो 3 ही को ऑन कर पाता है तो उसकी 3 फैन आउट कैपेबिलिटी होगी। उसी तरह फैन इन क्या है? फैन इन यानी कि हम उसमें बेस पे कितनी इनपुट दे रहे हैं, नंबर ऑफ बेस कितने कनेक्टेड हैं किसी भी ट्रांजिस्टर पे। तो सिंपल सी बात है, एक ट्रांजिस्टर पे एक ही बेस कनेक्टेड होता है, बट आउटपुट पर हम उसको वेरी कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से जब हम डिजिटल लॉजिक गेट्स बनाते हैं तो हम उसमें अलग अलग ट्रांजिस्टर यूज करके नंबर ऑफ इनपुट्स भी बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स हम n नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हैं। So that will be connected by a single battery and that will be derived. So this is known as the fan in and the fan out. So students, we have completed our second part of this learning outcome, that is figure of merit and fan in and fan out. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check. Now students, we will see
the third part of this learning outcome, that is current voltage parameter and known as immunity. So let us start the third part of this learning outcome. The most important parameter, that is current and voltage parameter, digital logic gates. तो अगर आप देखो तो दो तरह के पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं, एक तो इनपुट साइड के लिए और दूसरा आउटपुट साइड के लिए. तो अगर आप इनपुट साइड के लिए बनाते हो, दिस इज योर 0 वोल्ट लेवल, सपोज करो ये 1 वोल्ट लेवल है. तो अगर आप देखो तो ये लॉजिक 0 है. This is logic 0 and this is your V input low maximum. इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं. Suppose this axis is your input. So this is V input maximum. तो अगर हम लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की बात करें, दो लॉजिक होते हैं ना इनपुट में, एक लॉजिक 0 और लॉजिक 1. तो अगर ये 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इसका मिनिमम, इसका लेवल हुआ V इनपुट लो का मिनिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज हुआ इनपुट लो का, दैट इज 1 वोल्ट. तो अगर हम यहां पर 3.5 से 5 वोल्ट मानते हैं, सो दिस इज कॉल्ड VCC एंड दिस इज कॉल्ड इनपुट हाई का मिनिमम रेंज. ये इसका मिनिमम रेंज है, ये इसका मैक्सिमम रेंज है. यानी कि 0 को रिप्रेजेंट करने का जो मैक्सिमम लेवल है वो 1 वोल्ट है, और उसी तरह इनपुट को के लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे मिनिमम लेवल है, यानी कि जो सबसे मिनिमम इनपुट लेवल है वो 3.5 है. यानी इससे अगर कम हुआ तो वो फॉरबिडन स्टेट में जाएगा या फिर वो लॉजिक 0 ही एज्यूम करेगा. तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये अनडिफाइंड होता है. दिस इज द अनडिफाइंड एरिया. ठीक उसी तरह अगर आप आउटपुट को देखो, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है जब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पढ़ते हैं CMOS या MOSFET की. तो अगर आप आउटपुट देखो, V आउटपुट देखो, लॉजिक 0 ये V आउटपुट लो होगा और उसका ये मैक्सिमम रेंज होगा. ठीक उसी तरह ये हमारा V आउटपुट हाई होगा और ये उसका मिनिमम रेंज होगा, एंड दिस विल बी योर VCC. So this represent logic 0. This represent your logic 0. This represent your logic 1. ये हमारा लॉजिक 0 रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा लॉजिक 1 रिप्रेजेंट करता है. ये चीज होती है हमारे इनपुट की, यानी कि ये हमारा मिनिमम हाई इनपुट है, ये हमारा मैक्सिमम इनपुट लो लॉजिक को शो कर रहा है. दिस इज योर मिनिमम हाई आउटपुट एंड दिस इज योर मैक्सिमम लो आउटपुट. तो ये सारी चीजें इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं. सेम चीज हमारी करंट में भी होती है कि करंट हमारा कब मिनिमम होगा और करंट हमारा कब मैक्सिमम होगा. तो आप लिख सकते हो फॉर द करंट so now if you will see the variation in current, so first current is IIL. so this is your input. इनपुट का सबसे मैक्सिमम करंट है जब हमारा लॉजिक 0 रिप्रेजेंट हो रहा है. तो मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, जब हम लॉजिक 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका ये मैक्सिमम करंट है जिसको हम IIL शो करते हैं. यानी कि जब हम V इनपुट लो की बात कर रहे हैं, यानी कि लॉजिक 0 में इनपुट लो मैक्सिमम पे है, तो उस वक्त जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे IIL. ठीक, ये हमारा इनपुट करंट हुआ. ठीक उसी तरह आप IOL देखो, सो दिस इज आउटपुट लॉजिक 0. ये आउटपुट लॉजिक 0 है और ये उसका मैक्सिमम करंट है.
यानी कि लॉजिक 0 का जो आउटपुट है यानी कि VOL मैक्स पर जो करंट फ्लो होगा हम उसको IOL बोलेंगे। ठीक उसी तरह IOH, सो ये हमारा फिर आउटपुट लॉजिक 1 का सबसे मिनिमम करंट होगा। सो देखो IOH पर ये VOH मिनिमम है, इस कंडीशन पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम बोलेंगे IOH। ठीक उसी तरह अगर हम इनपुट लॉजिक 1 की बात करें, और इनपुट लॉजिक 1 का जो सबसे मिनिमम करंट होगा यानी कि 3.5 पर वोल्ट पर यानी कि VIH पर जो करंट हमारा फ्लो होगा हम उसको बोलेंगे IIH। सो दिस आर द करंट्स इन द लॉजिक गेट्स। ये हमारे लॉजिक गेट्स में करंट होते हैं। अब अगर आप यहां देखो एक चीज, मान लीजिए कि अगर हमने एक नॉट गेट बनाया और उस नॉट गेट में हमने 2 नॉट गेट बनाए, एक हमने नैंड गेट से बनाया, एक सिंपल नॉट गेट बनाया। अगर हम इस जगह पर 0 इनपुट देंगे यानी कि हम 0 वोल्ट देंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। ठीक, 0 पर हमारा 1 मिलेगा। तो अगर आप 0 पर 1 की बात कर रहे हो यानी कि V इनपुट हम लो दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है VOH। तो दिस इज VIL यानी कि हमने इनपुट लो दिया, ये हमारे लिए VOH हुआ। सो अगर आप यहां पर देखो तो ये इसके लिए VIH होगा, यानी ये इसका इस जगह पर अगर हम देखें तो इस जगह पर अगर हमने VOH दे रखा है यानी कि इसका ये हाइयर रेंज है। सो दिस इज गिविंग एज ए फीड इनपुट ऑफ VIH। ये इसका मिनिमम इनपुट होगा लॉजिक 1 का, यानी कि इस पूरे के पूरे वायर पर आपका क्या जा रहा है? लॉजिक 1 जा रहा है। अगर यहां पर लॉजिक 1 जा रहा है तो आप यहां देखो ये जो हमारा VOH है ये हमारा आउटपुट है और VIH हमारा क्या है? ये हमारा मिनिमम इनपुट है। तो ये हमारा मिनिमम इनपुट हुआ और ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट हुआ। तो इस वायर में अगर मान लो लॉस हो गया और लॉस होकर ये VIH हमारा कम हो गया, तो अगर VI जैसे मान लो हो सकता है ये वायर आपने जोड़ रखा है, इसके बीच में आपने वायर जोड़ रखा है, आपने 0 इनपुट दिया, आपको VOH मिला। VOH यानी कि आपने 0 दिया, आपको 1 मिला। अब 1 फीड हुआ किस में? हमारे दूसरे गेट में। अगर ये VIH से लेवल और कम हो गया तो हम अनडिफाइंड स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि आपका जो रेंज है वो VOH और VIH का फिजिबल रेंज होना चाहिए। अगर वो फिजिबल रेंज नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है कि हम इसको सही तरह से एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम 1 को फिर अगेन 0 पाना है हमको। तो अगर ये 0 से एज्यूम कर लेगा, ये नॉट दूसरा वाला नॉट गेट अगर 0 एज्यूम कर लेगा तो वो उसको 1 नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये 1 का हमको फिर क्या मिलना है? 0 मिलना है। तो अगर हमको इस 1 का 0 मिलना है यानी कि हमको जो आउटपुट मिलेगी वो VOL मिलेगी, यानी हमको इसको VOL आउटपुट में कन्वर्ट करना है। सो VIL से आपका VOL आउटपुट, आपने 0 दिया, 1 दिया, 1 से फिर क्या हुआ? आपका 0 हुआ। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है इस वायर के चलते, तो हम इसको बोलते हैं नॉइज मार्जिन। यही हमारा कहलाता है नॉइज मार्जिन। दिस इज कॉल्ड द नॉइज मार्जिन हाई। So when noise margin is high, you can write it. This is VOH minus VIH. इसको हम लोग बोलते हैं VOH minus VIH. So now I will talk about the noise margin low. तो जब नॉइज मार्जिन लो की बात करते हैं तो इसी गेट को अगर हम लेकर चले, इस जगह पर हम 0 की जगह क्या देंगे? 1। हमारी आउटपुट क्या आएगी? 0। तो नाउ दिस 0 विल बी फीड इन दिस नॉट गेट और हमको यहां पर 1 मिलेगा, यानी कि आपने दिया VIH दिया, इनपुट दिया, आपको आउटपुट क्या मिली? VOL मिली, यानी कि लो आउटपुट मिली। लो आउटपुट फीड होती है हमारे नॉट गेट में, तो ये हमारा VIL होता है, यानी कि इनपुट लो और आउटपुट का ये हमारा मिनिमम रेंज है और इनपुट का ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम रेंज होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम नॉइज मार्जिन लो निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे VIL
minus VOL. So this is your noise margin low. ये इनपुट का हमारा मैक्सिमम रेंज होगा जिसको हम एज एन इनपुट कंसीडर करेंगे, और ये आउटपुट का हमारा मिनिमम रेंज होगा। तो उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज द नॉइज मार्जिन लो। इसको समझने के लिए हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करते हैं, बट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि प्लस VCC हम मैक्सिमम वोल्टेज मान रहे हैं, दैट इज योर VOH। ठीक उसी तरह हमारा VIH होगा, यानी कि हमारा VIL की अगर हम बात करें, और VIH की बात करें तो जो हमारा मैक्सिमम रेंज आएगा। यानी कि अगर आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखो, मैं एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपको। दिस इज योर V0, दिस इज योर Vin। हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, तो ये हमारा VOH है, और ये हमारा मैक्सिमम लेवल है लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करने का। सो दिस इज योर VIL। ठीक उसी तरह दिस इज योर VOL, यानी कि ये सबसे हमारा लोअरेस्ट वोल्टेज है, लो लेवल वोल्टेज है, और इस वक्त हमारा जो इनपुट है वो क्या है, सबसे हाई है। तो दिस इज योर VIH। तो अगर आप नॉइज मार्जिन लो की बात करते हो तो नॉइज मार्जिन लो में हम क्या घटाते हैं, VIL माइनस VOL। VOL हमारा काफी कम है और VIL हमारा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही कम है। हमेशा किसको किस में घटाओगे, VIL में से क्या घटाओगे, VOL घटाओगे। ज्यादा में से क्या घटाओगे, कम घटाओगे। ज्यादा में से अगर हम कम घटाएंगे सो दिस इज योर नॉइज मार्जिन लो। ठीक उसी तरह देखो, VOH हमारा क्या है, ज्यादा है, और VIH हमारा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि VOH में से किसको घटाएंगे, VIH, फॉर कैलकुलेटिंग योर नॉइज मार्जिन हाई। सो दिस इज द मेथड दैट यू कैन कैलकुलेट। ये मैक्सिमम VDD है, ये VDD के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये एक छोटी सी चीज है जो कि कभी कभी ध्यान में रखनी चाहिए हमको, बट आप सिंपल ये बात रखो कि ये इसका मैक्सिमम लेवल है इनपुट का, और ये इसका मिनिमम लेवल है। तो मैक्सिमम में से किसको घटा रहे हैं, मिनिमम को घटा रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर आप नॉइज मार्जिन डिफाइन करो बाय यूजिंग दिस इनपुट एंड आउटपुट लॉजिक फिगर, तो दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। तो नॉइज मार्जिन हाई में से हम आउटपुट में से किसको घटा रहे हैं, इनपुट को। नॉइज मार्जिन हाई में हम क्या कर रहे हैं, इसके आउटपुट लेवल को हाई मान रहे हैं और इसके इनपुट लेवल को लो मान रहे हैं। ये इसका मिनिमम इनपुट लेवल है और ये इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम आउटपुट लेवल है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या दिखा रहे हैं, दैट इज नॉइज मार्जिन हाई। ठीक उसी तरह अगर आप यहां नीचे आकर देखो तो VIL ज्यादा होगा और VOL हमारा क्या होगा, कम होगा। VOL हमारा कम होगा, तो हम इसको बोलेंगे नॉइज मार्जिन लो। दिस इज VIL माइनस VOL। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन योर नॉइज मार्जिन। So this was the all about of this lecture. Now we have completed our third part of this learning outcome, that is current voltage parameter and noise immunity or noise margin. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. We have a knowledge check. Now we will see our fourth part of this learning outcome, that is operating temperature and power supply requirement. और ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है, जब हम डोमेस्टिक यूज करते हैं और जब हम मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये दोनों के लिए अलग अलग होता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर हम डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, जो लॉजिक आईसीज हैं हमारे डिजिटल आईसीज, उनको हम ऑपरेट करते हैं। तो जनरली हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो टेम्परेचर डिजाइन करते हैं या जिस टेम्परेचर पर हम आईसीज को डिजाइन करते हैं वो टेम्परेचर्स हैं। ओके, जिस टेम्परेचर पर हम जिस रेंज ऑफ टेम्परेचर पर हम इसको डिजाइन करते हैं वो रेंज है टेम्परेचर की, दैट इज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। और फॉर मिलिट्री पर्पस, so for the military purpose we will use minus 55 degree Celsius to 125 degree Celsius. For domestic purpose we will use 0 to 70 degree Celsius. ये चीज हम यूज करते हैं द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है,
कि जब जिस हिसाब से हम फैन इन और फैन आउट रखेंगे उसी हिसाब से हमको पावर सप्लाई की वैल्यूज को चेंज भी करना होगा। यानी कि नंबर ऑफ गेट्स आप बढ़ाते हो तो आपको पावर सप्लाई को भी इन्हांस करना होगा। जब हम आईसी को डिजाइन करते हैं तो जनरली आईसी जो डिजाइन होता है, जनरली जो आईसीज की रेंज रखी जाती है वो +5 वोल्ट से लेकर +12 वोल्ट वीसीसी तक होती है। ज्यादातर इसी में ही हम लोग इसको डिजाइन करते हैं और हम कनेक्ट करते हैं डायोड को इस तरह से, या हम ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि एक सिंगल पावर सप्लाई से सारे के सारे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए, ताकि हमारा एक ही वोल्टेज पूरा पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट हो। जो कि आप जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। हम ऐसे कनेक्ट करेंगे डायोड को कि इसी 12 वोल्ट को हम Q1, Q2, Q2 या Qn ट्रांजिस्टर, यानी कि हम nth नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर भी अगर यूज करते हैं, या 5 ट्रांजिस्टर, 10 ट्रांजिस्टर, जितने भी आप यूज करते हो, उन सबको एक ही सिंगल पावर सप्लाई मिले और हम उसके हिसाब से इनपुट को चेंज करके हम उसमें गेट्स को बढ़ा सके। जैसे कुछ आईसीज होते हैं जिनके अंदर हम 3 से ज्यादा इनपुट लेते हैं, या कुछ ऐसे आईसीज होते हैं जिसके अंदर हमको 2 नैंड गेट या 4 नैंड गेट मिल जाएंगे। तो जो छोटे आईसीज होंगे उनके अंदर तो 5 वोल्ट पे ही काम हो जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादातर देखोगे तो 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट ये वेरी करता है। तो पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट वेरी करेगी कि जिस हिसाब से हम उसकी फैन इन चेंज करेंगे, जिस हिसाब से हम उसका फैन आउट चेंज करेंगे। So that was the all about of operating temperature and the power supply requirement. Now students, we have completed our fourth part of the learning outcome, that is operating temperature and power supply requirement. I hope आपको अच्छे से समझ में आया क्या होगा। Let's we have a knowledge check.